स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स सब्जेक्ट का क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी पर कितना इफेक्ट पड़ता है और पढ़ा था हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और आज पढ़ेंगे हम सेल, ईएमएफ ऑफ सेल एंड टर्मिनल वोल्टेज। आज का टॉपिक है हमारा सेल। अब सेल यानी जिनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, तो सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये देख लेते हैं कि सेल होते क्या हैं। तो हम सेल का बताएं कि तो सेल एक एनर्जी सोर्स है, यानी हम कह सकते हैं कि सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो हम सेल के लिए लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल क्या करते हैं कि सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। या अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल को ऐड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि उस सर्किट में करंट फ्लो होगी। यानी हम कह सकते हैं कि सेल क्या करते हैं, सेल करंट फ्लो करते हैं। तो हम कह सकते हैं सेल इज responsible for flow of current in closed circuit। अगर हम किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर सेल को लगाएंगे तो क्या होगी, करंट फ्लो होगी। यानी हम कह सकते हैं कि सेल क्या करते हैं, सेल करंट को फ्लो करते हैं। यानी हम कहेंगे कि सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है और सेल सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट फ्लो कैसे होगी, करंट फ्लो जब होगी जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज क्या होंगे, फ्लो करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सेल चार्ज को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो जब चार्ज एनर्जी लेगा तो वो फ्लो होगा, तब हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। तो हम कह सकते हैं कि सेल चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करते, जबकि क्या करते हैं, चार्ज को एनर्जी देते हैं। तो हम कह सकते हैं cell do not produce charge और इलेक्ट्रॉन्स। सेल है जो चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस नहीं करते, जबकि इलेक्ट्रॉन्स को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो उससे हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। हम कह सकते हैं कि सेल प्रोवाइड्स electrical energy to all components या all elements of electric circuit। एक कोई भी सर्किट है, उस सर्किट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी हम कह सकते हैं कि सेल एक ऐसे डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में ऐड करने पर उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। या हम कह सकते हैं कि सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सर्किट में फ्लो करता है। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और फ्लो होंगे, जिससे हमारी करंट फ्लो होगी। जैसे हमने सर्किट में सेल लगाया तो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो सर्किट में हमारी करंट फ्लो होगी। यानी सेल चार्ज को या इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस नहीं करते, जबकि उसको एनर्जी देते हैं और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गेन करके फ्लो होते हैं और जिससे हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो ये हो गए हमारे सेल के मेन पॉइंट। अब हम बात करें सिंबल क्या है सेल का। तो सेल के सिंबल को हम इस तरह से बनाते हैं। ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को शो करता है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड को। तो दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। तो ये हो गया हमारा सेल का इंट्रो। अब ये सेल है वो क्या करते हैं, हमने पढ़ा भी, सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेल का मेन वर्क क्या है, सेल में एनर्जी
केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है और फिर जब हम उसको यूज करते हैं सर्किट में तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो सेल मेनली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं, यानी जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, तो सेल में मेन होता है कि एक पॉट होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है और इस इलेक्ट्रोलाइट में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और ये इलेक्ट्रोड इस इलेक्ट्रोलाइट में डिप किए हुए होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है और जब हम इस इलेक्ट्रोलाइट में इन बार्स को यानी इन इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन होती है रिडॉक्स रिएक्शन, यानी एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा और अदर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा। हम कह सकते हैं कि एक पर ऑक्सीडेशन होता है और एक पर रिडक्शन होता है, यानी रिडॉक्स हमारी रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मल होती है। यानी हम कह सकते हैं ये एक्सोथर्मल रिएक्शन, यानी इससे क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कि एक जो हमारा इलेक्ट्रोड है उस पर पॉजिटिव आयन स्टोर हो जाते हैं और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उस पर हमारे नेगेटिव आयन स्टोर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन स्टोर होते हैं तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। तो यहाँ पर देखा हमने कि इस इलेक्ट्रोड पर जैसे ही पॉजिटिव आयन स्टोर हुए तो यहाँ पर एक पॉजिटिव, ड्यू टू पॉजिटिव आयंस यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा जिसको हम V+ से डिनोट करते हैं और जैसे ही यहाँ नेगेटिव आयन स्टोर हुआ तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा जिसको हम V- से डिनोट करते हैं। हम कह सकते हैं कि ड्यू टू पॉजिटिव आयंस इस इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल डिफरेंस +V+ और ड्यू टू नेगेटिव आयन इस इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल डिफरेंस -V- डेवलप हो जाता है। अब इस जो इलेक्ट्रोड है इनको कनेक्टिंग वायर से हम किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ऐड कर देते हैं। तो हम कहते हैं ये है हमारे सेल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ बात करें कि हम जैसे ही हमने सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स को डिप किया, पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रोड पर और नेगेटिव आयन अनदर इलेक्ट्रोड पर हमारे स्टोर हो गए। पॉजिटिव आयन स्टोर होने से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ पॉजिटिव रोड पर +V+ और नेगेटिव आयंस के कारण हमारे रोड पर डिफरेंस -V-। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, डिफरेंस इलेक्ट्रोड्स भी कह सकते हैं और इनको टर्मिनल्स भी कह सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन नो करंट फ्लो, यानी हमारा सर्किट कैसा है, ओपन है। जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है कितना होगा, ये हम कह सकते हैं V+ -V-, ये हो गया V+ +V-। यानी हमारा जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड्स पर जब हमारा सर्किट ओपन है तब कितना डेवलप हुआ, ये हुआ V+ +V-। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इस सेल के साथ में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाकर इसके सर्किट को क्लोज करें तो क्या होगा। तो हमने क्या किया, ये सेल लिया, ये हमारे इलेक्ट्रोड्स है जो कि इलेक्ट्रोलाइट में डिप किए हुए हैं। अब हमने इन सेल जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं इन पर कनेक्टिंग वायर से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। ये हमारा
पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। तो यानी इस पर हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ था और इस पर हमारा नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ था ड्यू टू स्टोरेज ऑफ आयंस। तो हमने देखा कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट था उसमें हमने इलेक्ट्रोड्स को डिप किया, इलेक्ट्रोड्स को डिप करके ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, जब हमने इलेक्ट्रोड्स को डिप किया और कनेक्टिंग वायर से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको हम R से डिनोट करें तो उससे कनेक्ट किया, तो अब हमारा सर्किट कैसा हो गया, क्लोज सर्किट हो गया। अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे नेगेटिव आयन यहाँ स्टोर होते हैं और पॉजिटिव आयन इधर मूव करते हैं, और जैसे ही नेगेटिव आयन स्टोर होते हैं तो जो हमारी रोड है उससे केमिकल रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रॉन्स निकलकर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हम कहेंगे कि जैसे ही हमने सर्किट को क्लोज किया यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुआ, हम कह सकते हैं कि इधर से इलेक्ट्रॉन निकला और पॉजिटिव रोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जैसे ही हमने सर्किट को क्लोज किया तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पोटेंशियल वाली रोड है वहां से निकलना स्टार्ट होंगे और पॉजिटिव पोटेंशियल वाली रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बी टू ए, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर इन पॉजिटिव आयन से रिएक्शन करते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, फिर हमारे नेगेटिव आयन फिर से अट्रैक्ट होकर यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल वाली बार तक आते हैं, फिर जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होकर फिर से हमारे पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और यहाँ पॉजिटिव आयन से ये रिएक्शन करते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। यहाँ एक्सटर्नल की बात करें, सेल के आउटर की बात करें, तो सेल के जो बाहर आउटर सर्किट है उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वहाँ बी टू ए है, और अगर हम इस रोड को P और इस रोड को हम N नेम दे तो हम देखेंगे कि जो आउटर सर्किट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो N to P मूव करते हैं, और जो हमारे नेगेटिव आयन है इन द सेल इन इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे मूव करते हैं, नेगेटिव आयन P to N हमारे नेगेटिव आयन मूव करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी करंट है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उस डायरेक्शन के अपोजिट हमारी करंट फ्लो होती है। तो हम कह सकते हैं हमारी करंट कैसे फ्लो होती है, सेल में प्लस टू माइनस हमारी करंट फ्लो होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो आउटर सर्किट है, सेल के जो बाहर वाला सर्किट है, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होंगे, P to N यानी N to P, यानी हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं, B to A फ्लो होंगे, तो हमारी करंट फ्लो होगी A to B। और जब हमारे इनर सेल की बात कर रहे हैं यानी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारे आयंस कैसे फ्लो होते हैं, P to N हमारे आयंस फ्लो होंगे। तो हम कहेंगे कि यहाँ आयन फ्लो हो रहे हैं और बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, और इस तरह से हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगाया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के कारण हमारी जो क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो होती है। अब हम देखते हैं कि जब हमारी करंट फ्लो होती है तो जो हमारा एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ वो क्या है। तो जब हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं EMF, तो हम पहले बात करते हैं EMF क्या है, जिसका फुल नेम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि EMF है क्या चीज। तो EMF है जिसका फुल नेम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जैसे हमको नाम से लगता है कि ये फोर्स है, जबकि ये फोर्स नहीं है, ये इसका हिस्टोरिकल नेम है। यानी जब पहले इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं था तब इसको फोर्स अज्यूम किया गया था, तो इसका नाम रख दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी जो फोर्स इलेक्ट्रॉन को फोर्स जनरेट कर रहा है। तो हम यहाँ देखा जब इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ तब ये देखा कि ये फोर्स नहीं है, ये हमारी एनर्जी। क्या है ये, एनर्जी, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो नेम जिसका फोर्स है वो फोर्स नहीं है, ये क्या है, एनर्जी है। और कौन सी एनर्जी, ये है एनर्जी जो
कि यूनिट चार्ज पर अप्लाई होती है। तो यानी हम कह सकते हैं ये है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ये? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हम कह सकते हैं ईएमएफ एक ऐसी एनर्जी है जो कि यूनिट चार्ज को एक कंप्लीट साइकिल करने में जितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है सेल, वो उस सेल का ईएमएफ कहलाता है। तो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल इज द एनर्जी गिवन to a unit charge to complete the circuit। यानी EMF ऑफ ए सेल एक ऐसी एनर्जी है जो एक यूनिट चार्ज को एक कंप्लीट सर्किट करने के अंदर दी जाती है। EMF of a cell is the energy given to a unit charge to complete the circuit। यानी हम कहें कि यहाँ से कोई यूनिट चार्ज निकला, वो कंप्लीट यहाँ तक वापस पहुंचेगा, तो उसको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी? उस सेल का EMF कहलाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी यूनिट चार्ज को अगर कोई एनर्जी दे और वो उसको कंप्लीट साइकिल यानी कंप्लीट सर्किट करने में हेल्प करे, तो वो एनर्जी होगी उसका सेल का EMF। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? EMF इज रिप्रेजेंटेड बाय E, और हम E को इस तरह से बनाते हैं। वैसे कैपिटल E भी बना सकते हैं, लेकिन कैपिटल E से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और EMF में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस तरह से हम E को बना देते हैं। हम कह सकते हैं कि EMF को E से रिप्रेजेंट करते हैं। अब EMF क्या है? कोई भी यूनिट चार्ज यहाँ से निकला और कंप्लीट सर्किट करके यहीं तक आ गया, तो ये कहलाएगा हमारा EMF ऑफ ए सेल। यानी हम बात करें कि कंप्लीट सर्किट के अंदर यूनिट चार्ज को जितना वर्क करना पड़ा, तो वो वर्क हमारा क्या कहलाएगा? EMF ऑफ ए सेल। तो हम EMF ऑफ ए सेल को लिख सकते हैं W upon Q, which is represent the potential difference। That means we can say कि EMF क्या है? EMF is potential difference। एक पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो हमारी यूनिट है, तो यूनिट क्या होगी EMF की? यूनिट ऑफ EMF इज जूल पर कूलम, दिस इज वोल्ट। तो यूनिट ऑफ EMF इज वोल्ट, यानी विच इज इक्वल्स टू जूल पर कूलम। तो हम कह सकते हैं EMF की यूनिट क्या होगी? वोल्ट होगी। तो हम किसी भी सेल की EMF की बात करेंगे, तो सेल का EMF होगा कि किसी भी यूनिट चार्ज को इतनी एनर्जी दी जाए कि वो एक कंप्लीट सर्किट को कंप्लीट कर ले, तो वो उसका EMF होता है। और ये EMF का यूनिट हो गया वोल्ट, जिसको हम कह सकते हैं जूल पर कूलम। अब हमारे पास एक टर्म और आती है टर्मिनल वोल्टेज की। टर्मिनल वोल्टेज क्या है? टर्मिनल वोल्टेज को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल के बीच में कितना वोल्टेज डेवलप है, वो उस सेल का टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। तो हम जब देखेंगे कि यहाँ हमने बात की ये सेल है और ये सेल के टर्मिनल है P एंड N, तो हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी इन दो टर्मिनल्स के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। यानी हमारा सर्किट क्लोज है, हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, तो हम देखते हैं कि टर्मिनल P टू टर्मिनल N या के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। यानी हम यूनिट चार्ज को टर्मिनल N से टर्मिनल P तक लेके जाएं या टर्मिनल P से टर्मिनल N तक लेके जाएं, डिपेंड करता है कि हमारा पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज को P टू N तक लेके जाएं जो कि यूनिट चार्ज है, तो उसमें जितना वर्क डन हुआ वो हमारा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए
सेल कहलाएगा। या फिर हम नेगेटिव चार्ज को एन टर्मिनल से पी टर्मिनल तक लेके जाएं तो उसमें हमने जितना वर्क किया वो हमारा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में क्या डिफरेंस है। ईएमएफ में तो हमने कंप्लीट सर्किट में एक यूनिट चार्ज को लेके गए, यानी यहां से यूनिट चार्ज लिया, उस पर इतना वर्क डन किया कि उसने कंप्लीट सर्किट कर लिया है, कंप्लीट साइकिल कर लिया। जबकि हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज है दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। या हम कह सकते हैं कि यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में कितना वर्क किया गया है, वो कहलाता है उसका टर्मिनल वोल्टेज। और टर्मिनल वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं V से डिनोट करते हैं। हम कह सकते हैं कि यदि हमने एक्सटर्नल सर्किट है जिसमें हमने रेजिस्टेंस कितना लगाया है R, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लगाया R, तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये तो हमारे कनेक्टिंग वायर्स हैं, इनका रेजिस्टेंस तो 0 है, तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ही हमारे इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम सिंपल से कह सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज ही हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। अब एक टर्मिनल वोल्टेज की बात करें तो इस सर्किट की बात कर रहे हैं, तो इस सर्किट में हम कह सकते हैं दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज। या हम कह सकते हैं कि इस जो एक्सटर्नल हमारा रेजिस्टेंस है कि उस पर हमारा जो ड्रॉप वोल्टेज होगा वो होगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज। तो क्लोज सर्किट में दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज है वो क्या होंगे हमारे टर्मिनल वोल्टेज। या यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जितना वर्क किया गया है वो हमारा है टर्मिनल वोल्टेज। अब हम देखते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में डिफरेंस कैसे है। टर्मिनल वोल्टेज है हमारे दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हमने यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आउटर सर्किट में ले जाने में किया गया वर्क, यानी आउटर सर्किट के अंदर हम यूनिट चार्ज को लेके जा रहे हैं तो उसमें जो वर्क किया गया है वो हमारा हो गया ये टर्मिनल वोल्टेज। और ईएमएफ क्या है, ईएमएफ है आउटर सर्किट प्लस इनर इन द सेल, यानी सेल के अंदर भी हम इस चार्ज को लेके जाएं तो टोटल वर्क हमारा हो गया ईएमएफ, यानी एक यूनिट चार्ज को हम एक पॉइंट से कंप्लीट इसी पॉइंट तक लाने में हमको जितना वर्क किया गया वो हो गया हमारा ईएमएफ। तो हम देखते हैं कि ईएमएफ में इलेक्ट्रॉन्स को हमारे इलेक्ट्रोलाइट में भी मूव करना पड़ता है। तो हम कहेंगे कि कोई यूनिट चार्जेस को हम लेके गए तो वो हमारे यहाँ इनर सेल भी मूव करेगा। तो हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि जो हमारे आयंस हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में मूव करेंगे तभी हमारे P2M पहुंचेंगे। तो हमारे आयंस जब मूव करते हैं तो आयंस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के एटम से उनका क्या होता है कोलिजन होता है। जब हमारे आयंस मूव करेंगे P2M तो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से क्या होगा उनका कोलिजन होगा, और ये कोलिजन ही क्या डेवलप करता है रेजिस्टेंस डेवलप करता है। तो हम कह सकते हैं कि इनर सेल यानी इलेक्ट्रोलाइट का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल r से डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर हम टर्मिनल वोल्टेज की डेफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं the work done by a cell on unit charge to carry one terminal to another terminal in outer circuit। यानी आउटर सर्किट में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक यूनिट चार्ज को कैरी करने में कितना वर्क किया गया वो सेल के द्वारा वो उसका टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, जिसको हम वोल्टमीटर लगाकर मेजर कर सकते हैं। तो ये तभी मेजर हो सकता है जबकि सेल से हम आउटर सर्किट में करंट फ्लो कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज जब भी निकाल सकते हैं जब हमारा सर्किट कैसा है क्लोज्ड है। अब हम बात कर रहे थे इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। ये क्या है इस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ये है हमारे इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस। क्योंकि जब हमारे आयंस
इलेक्ट्रोलाइट में मूव करते हैं तो आयंस से कोलाइड होता है, अदर इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस है उनसे उनका कोलिजन होता है, और ये कोलिजन ही क्या डेवलप करता है, रेजिस्टेंस डेवलप करता है, जो कि क्या कहलाता है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो हम कह सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट। तो हम कह सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which hindrance to moving ions in the electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस जो क्या करता है, आयंस को इलेक्ट्रोलाइट में मूव करने में हिंड्रेंस यानी बैरियर या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करवाता है, वो क्या कहलाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आर। यानी हम बात करेंगे कि जब हमारा सेल का ईएमएफ निकालेंगे तो उसमें हमारा देखेंगे कि एक यूनिट चार्ज कंप्लीट सर्किट करके आता है तो उसको कितना रेजिस्टेंस मिलता है, एक तो आउटर रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही बोलते हैं जिसको, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो जैसा कि हमको पता है कि करंट क्या होती है, करंट होती है हमारी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस फ्रॉम ओम्स लॉ। तो हम कह सकते हैं कि करंट आई अपॉन टोटल वोल्टेज यानी ईएमएफ सेल, और उसको कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आर प्लस आर। तो हम कह सकते हैं कि सेल से जो हमारी करंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, I = E अपॉन आर प्लस आर। सेल के लिए बात करें कि हमारा कंप्लीट सर्किट है तो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है हमारी, I पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये जो हमारी करंट फ्लो हो रही है वो I कितनी होगी, तो हम निकाल सकते हैं कि करंट I = वी नो दैट कि हमारा जो टोटल वोल्टेज है हमारा वो कितना है, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ई से। तो टोटल वोल्टेज प्लस टोटल रेजिस्टेंस, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो हम लिख सकते हैं आर प्लस आर। तो हमने देखा कि जो हमारी करंट सर्किट में फ्लो हो रही थी तो उसमें टोटल वर्क डन कितना हुआ यूनिट चार्ज पर, ई, यानी हम कह सकते हैं टोटल वोल्टेज कितने हैं, ई, और जो टोटल हमारा रेजिस्टेंस मिला एक यूनिट चार्ज को वो कितना मिला, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो हमारी करंट हो गई I = E अपॉन आर प्लस आर। तो वी नो दैट here I = E अपॉन आर प्लस आर, तो हम लिख सकते हैं IR प्लस IR। तो यहाँ हो गया E = IR प्लस IR, यानी एक्सटर्नल वोल्टेज प्लस जो हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हुए उनका टोटल हो गया हमारा ईएमएफ। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है जिसको हम V से डिनोट करते हैं वो आउटर सर्किट में इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उस पर जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वही हमारे सेल का क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज। तो हम लिख सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज जिसको हम कैपिटल V से डिनोट कर रहे हैं वो हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको हम कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं उस पर ड्रॉप वोल्टेज है। तो इसमें करंट फ्लो हो रही है I, तो फ्रॉम ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं V = IR। अब हम देखेंगे कि हम इसकी वैल्यू यहां पुट करें तो E = V + IR, यानी हमारा जो ईएमएफ है वो टर्मिनल वोल्टेज प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे उन दोनों के टोटल के इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं IR = E - V, दैट मीन्स R = E - V अपॉन I। यानी अगर हमको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं R = E - V अपॉन I, और वी नो दैट फ्रॉम दिस I = V upon R, तो we can say R = epsilon - V upon R। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको R E - V upon V,
तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं R E माइनस बी माइनस 1। तो ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। व्हेन हमको सेल का ईएमएफ फाइंड है, टर्मिनल वोल्टेज फाइंड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमको फाइंड है, तो हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले की सहायता से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा R इज टू R एप्सिलॉन अपॉन E अपॉन V माइनस 1। इसको हम E बोलेंगे क्योंकि ये हमारा ईएमएफ ऑफ ए सेल है। तो ये हमारा हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। तो हम देखते हैं कि जो हमारा ईएमएफ है वो क्या है, टर्मिनल वोल्टेज प्लस जो हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया इन दोनों का टोटल। हम देख सकते हैं कि इन दोनों में कौन लार्ज होगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ईएमएफ है वो टर्मिनल वोल्टेज से लार्ज होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ईएमएफ इज लार्ज देन टर्मिनल वोल्टेज between EMF and terminal voltage। हमने देखा अभी रिलेशन आया हमारा EMF इज इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो हमारे वोल्टेज सेल के अंदर ही ड्रॉप हो गए। तो वो हमारा हो गया E इज इक्वल्स टू V प्लस आई। अब हम इससे कह सकते हैं कि हमारा EMF क्या होगा। फर्स्ट जो हमारा कंक्लूजन निकला वो हुआ कि EMF इज लार्ज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल, कि हमारा जो EMF है वो टर्मिनल वोल्टेज से लार्ज होगा। सेकंड कंक्लूजन अगर हम निकालते हैं तो हम कह सकते हैं कि इफ I इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी सेल होगा उसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसमें कुछ ना कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो सकता है, नेग्लिजिबल हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ R तो 0 होगा नहीं। अगर हम करंट को 0 कर दें, कोई ऐसे कंडीशन क्रिएट करें कि इफ I इज इक्वल्स टू 0, तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन में जो हमारा EMF है वो टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। अब I0 मतलब हमारा सर्किट कैसा हो गया, सर्किट हो गया हमारा ओपन सर्किट। तो इफ I0 दैट मीन्स इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में जो हमारा EMF है वो टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसमें EMF के बारे में ये भी लिख सकते हैं कि EMF क्या है। EMF है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स, यानी टर्मिनल वोल्टेज, जबकि हमारा सर्किट कैसा है, ओपन है या सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा EMF है वो क्या है, EMF इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स व्हेन नो करंट फ्लोज, यानी जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, यानी हमारा सर्किट कैसा है, ओपन है। उस कंडीशन में हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा हमारा EMF टू V प्लस प्लस V माइनस। तो ये हमारा EMF होगा जो कि ओपन सर्किट में हमारे इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज है वो EMF से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। ये कब है हमारा, जब हम सेल से जो हमारी केमिकल एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारी दो कंडीशन बनती हैं कि टर्मिनल वोल्टेज EMF से छोटा होगा या हमारे टर्मिनल वोल्टेज EMF के इक्वल होगा। अब थर्ड कंडीशन आती है कि एक ऐसी भी कंडीशन होती है जब हमारा टर्मिनल वोल्टेज EMF से लार्ज हो जाता है। तो वो कौन सी कंडीशन है, वो आती है हमारे सेल के चार्जिंग की कंडीशन। इस टाइम जब हम सेल से किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में एनर्जी लेते हैं तो ये होती है हमारी डिस्चार्जिंग की कंडीशन, यानी हम इस समय जो इस टाइम हम क्या ले रहे हैं, सेल से एनर्जी ले रहे हैं, तो सेल की एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी हम कह सकते हैं सेल क्या हो रहा है इस समय, डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्जिंग में क्या होता है, डिस्चार्जिंग में
या तो ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज से बड़ा होगा या ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा। तो ये दो कंडीशन होती है जब हमारा सेल क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। लेकिन जब हम सेल को रिचार्ज करते हैं, जो कि हमारे सेकेंडरी सेल है उनको चार्ज करते हैं, या जिसको रिचार्ज, कि जब हम सेल को रिचार्ज करते हैं, ये हमारा सेल है, इसका ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये हमारा कंप्लीट सेल। अब इसका ईएमएफ कितना है, 4 वोल्ट। अब हमने इसको चार्ज करने के लिए एक अलग से वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया जिसका ईएमएफ है 5 वोल्ट। तो देखिए जो हमारे पहले करंट की डायरेक्शन क्या होनी थी, अगर ये सेल ना लगाते हैं वोल्टेज सोर्स, तो हमारे करंट की डायरेक्शन होनी थी ये A या B, हमारे करंट की डायरेक्शन होनी थी इन दिस डायरेक्शन। लेकिन जैसे इससे हैवी ईएमएफ का हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, तो अब हमारे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। इस तरह से हमारी करंट फ्लो कर रही है। तो अब हमने देखा कि इस टाइम पे इन टर्मिनल्स के बीच में टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, 5 वोल्ट, और ईएमएफ कितना हो गया, 4 वोल्ट। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी सेल को रिचार्ज करते हैं या चार्ज करते हैं, उस कंडीशन में हमारा टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से लार्ज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक कंडीशन है जिसमें हमारा टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से लार्ज होगा, वो कंडीशन है हमारे सेल को रिचार्ज करने की कंडीशन। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जब हमारा सेल डिस्चार्जिंग की पोजीशन में है, यानी सेल से हम एनर्जी गेन कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, तब ईएमएफ हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से बड़ा होगा। और जब हम सेल से कोई करंट फ्लो नहीं करेंगे, उस कंडीशन में ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा। और जब हम सेल को रिचार्ज करेंगे, उस कंडीशन में ईएमएफ है जो हमारे टर्मिनल वोल्टेज से कम होगा। तो ये हो गए हमारे रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। इसको नोट डाउन कर लीजिए।